Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the next part of the same chapter, electricity. इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट जो हमें बनाना था उसके ऊपर मैं अब दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, सर्किट क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑल्सो स्टडीड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं इन एनी ऑफ द सर्किट। ओके बेटा, हमने वोल्टेज के बारे में पढ़ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइन, तो अब हमें जरूरत है नया टॉपिक पढ़ने की, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया था? 1827 में ओम्स साहब ने, एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। इन भाई साहब ने ओम्स लॉ का बारे में बताया था, जिसमें बेसिकली उन्होंने एक रिलेशन बताया था, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज, एंड I इज करंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया था कि ये दोनों कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब होता है, अगर मैं ग्राफिकल वे में समझाऊं आपको, सो विद इंक्रीज इन करंट और वोल्टेज, विद इंक्रीज इन वोल्टेज द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ग्राफ जो हमें मिलता है बेटा वो ऐसा मिलता है, लीनियर मिलता है, ऑलवेज ऑफ 45 डिग्री, हमेशा ये एंगल होता है 45 डिग्री। इसी को बोलते हैं द लीनियर इंक्रीजमेंट। समझ में आ रहा है? विद इंक्रीज इन वोल्टेज द करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। गेटिंग बेटा? सो मेरी आदत आजकल बेटा बेटा बोलने की होगी, हालांकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ जो पढ़ रहे होंगे। सो लेट इट बी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं क्या लिखूँ? V अपॉन I इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। दिस इज वॉट गिव्स अस दिस ग्राफ। इसके कारण ही हमें एक ग्राफ मिलता है कि V और I के बीच का जो रिलेशन होता है, V अपॉन I इज ऑलवेज अ कांस्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई वी गेट अ लीनियर ग्राफ। इसी ग्राफ को बोलते हैं बेटा लीनियर ग्राफ। गेटिंग? अब यहां पर V अपॉन I इज इक्वल्स टू, हम लिख देते हैं R। R जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कौन सा? यूनिवर्सल ओम्स कांस्टेंट, जिसे मैं कहता हूं रेजिस्टेंस। क्या कहता हूं? रेजिस्टेंस। और ये है क्या? यूनिवर्सल ओम्स कांस्टेंट। ओम्स लॉ से लिया तो यूनिवर्सल ओम्स कांस्टेंट। गेटिंग? इधर से हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है? V इज इक्वल्स टू IR, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ओम्स लॉ से जो आता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। गेटिंग बेटा? ओके। Now, what we will going to understand? Factors on which the resistance of a conductor depends. अब भैया जो हमने यूनिवर्सल ओम्स कांस्टेंट देखा R, that is R, वो R किस किस चीजों पे डिपेंड होता है? तो सबसे पहले याद रखो, रेजिस्टर बेसिकली होता क्या है? रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट, और रेजिस्टेंस जो होता है वो उसका नेचर होता है कि कितनी वो करंट को अपोज करेगा। मतलब रेजिस्टर का मेन काम क्या होता है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। मैंने आपको बताया था दैट करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रिएक्टिव पाथ। करंट कौन सा पाथ फॉलो करता है? लीस्ट रिएक्टिव पाथ। लीस्ट रिएक्टिव पाथ का मतलब होता है जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहां से करंट ज्यादा तेज बहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भूत नहीं मिलता। भूत नहीं मिलता मतलब वहां पे रेजिस्टर नहीं मिलता। तो हम देख लेते हैं कि भैया किन किन चीजों पे रेजिस्टर डिपेंड होता है। रेजिस्टर को हमने बताया था, रेजिस्टर को R से डिनोट करते हैं, R इज अ रेजिस्टेंस। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब भाई L क्या है? तो याद रखें, L इज द लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द मटेरियल जो भी आपने यूज किया है। जो भी कंडक्टर आप ले रहे हो उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। A फॉर एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? देखें, ये एक पेन है, इस पेन की ये पर्टिकुलर इसकी लेंथ है और ये करंट यहां से बह रहा है और यहां से निकलेगा। तो ये पर्टिकुलर क्या जगह क्या है? ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। कैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है? इसका जो फ्रंट व्यू अगर हम यहां से देखें तो इट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये इधर पे सर्कुलर है। गेटिंग? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो करंट ज्यादा बहेगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम। अगर हमने तार को लंबा कर दिया, कंडक्टर को लंबा कर दिया, इसकी लेंथ लंबी कर दी, तो रेजिस्टेंस फ्लो करने में ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द
कंडक्टर, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। हम समझ गए। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर अलग करते हैं तो हमारे पास आता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अभी नई चीज आ गई भाई, ये रो क्या है, RHO। अब रो क्या होता है, तो हमेशा याद रखो रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। ये डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी हर कंडक्टर की फिक्स्ड होती है। जो भी कंडक्टर आप यूज करोगे, हर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो फिक्स होती है। जितने भी कंडक्टर्स हम यूज करते हैं वायर बनाने के लिए, तो देखो आपने देखो बल्ब में लगा होता है टंगस्टन, सबसे कम रेजिस्टिविटी जो होती है बेटा वो होती है, हमेशा याद रखें, इट इज ऑफ सिल्वर। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है सबसे कम होती है, रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसकी होती है बेटा, हमेशा याद रखो पेपर की। किसकी होती है, पेपर की। दैट्स वाई पेपर जो होता है इट्स एन इंसुलेटर, वुड जो होता है इट्स एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जिसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं होती। करंट फ्लो कब नहीं होगी, जब उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तब हम बोलते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वहां से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। स्लीपर्स जो आप पहनते हो, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक काम करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करते हो, नट बोल्ट लगा रहे हो या फिटिंग कर रहे हैं लाइट की, तो आप देखोगे वो लोग हमेशा प्रिकॉशंस रखते हैं कि नीचे स्लीपर्स पहनेंगे या किसी लकड़ी पर खड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके सर्किट को इनकम्प्लीट करता है, सर्किट को क्लोज लूप बनने से रोकता है, जिससे आपको करंट नहीं लगता, अर्थिंग नहीं लगती। दैट्स वाई, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं। अब ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। और एक और ओम्स लॉ से क्या आया था, V इज इक्वल्स टू IR। अब इन दो में से एक एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं V इज इक्वल्स टू IR पे बेसिक क्वेश्चन। लेट्स सी द PD का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस दिया हुआ है 60 वोल्ट। फाइन। When it is drawn a current of 4 एम्पियर, जब उससे करंट कितना निकल रहा है, 4 एम्पियर निकल रहा है। What current will the heater draw if potential, PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। अभी भाई पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, करंट उससे फ्लो हो रहा है 4। आपको बताना है अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 कर दूं तो करंट कितना फ्लो होगा। अब देखें, हीटर सेम है मतलब उसका रेजिस्टेंस सेम होगा। हमको सबसे पहली वैल्यू उसकी क्या निकालनी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हीटर। हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम पहले लगाएंगे। हमको पता है V1 इक्वल्स टू 60 वोल्ट, I1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर, वी हैव टू फाइंड R। हमको पता है फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, I अपॉन V। V नीचे चला जाएगा, R ऊपर चला जाएगा। इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, I कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर अपॉन 60, दैट इज वैल्यू उसकी कितनी आ गई। मैंने कुछ गलत किया है, V इज इक्वल्स टू IR होता है बेटा, ये मैंने कुछ गलत लिखा था। V इज इक्वल्स टू IR नॉट I अपॉन R। फाइन। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, तो R विल बी इक्वल्स टू V अपॉन I। यहां V कितना दिया है 60, I कितना दिया है 4, जिसकी वैल्यू आ गई 1 जा 5 जा 15 ओम। दिस इज द साइन ऑफ ओम, हमेशा याद रखना, इसकी यूनिट है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, R is 15 ओम। गेटिंग। अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको दिया हुआ है गिवन इज द क्वेश्चन V2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वोल्टेज की वैल्यू बढ़कर 120 हो गई। हमें यहाँ पे पता है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर R इज इक्वल्स टू 15 ओम। अभी हमने निकाला, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। अभी हमने I1 लिखा था, नाउ वी हैव टेकन I और I2, व्हाटएवर यू कैन टेक। हमको पता है फॉर्मूला अगेन क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन R। V कितना दिया है 120, R कितना दिया हुआ है 15। सॉल्व इट आउट, कितना होगा 5 3 जा 5, 2 जा 5, 4 जा 24/3, 8 एम्पियर इज द आंसर। गेटिंग। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा फॉर्म लगाया, V इज इक्वल्स टू IR। मुझे दिया था एक टर्मिनल है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो दिया हुआ है कितना 60 वोल्ट का, करंट जिससे ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर। तो हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, V इज इक्वल्स टू IR, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, 60 अपॉन 4 दैट इज 15
ओम। उसके बाद हमने क्या किया, उसी रेजिस्टर, उसी जो इलेक्ट्रिक हीटर है, सेम इलेक्ट्रिक हीटर पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, अभी 60 था मैंने 120 कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। हमको पता है आर तो उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस कितना है 15, V2 कितना आ गया 120। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू V अपॉन R 120 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, लेंथ दी है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, what will be the resistance of another wire of same material, अंडरलाइन कर रहा हूं, सेम मटेरियल है, having L by 2 length and area of cross section is 2 ampere. What we have to find? We have to find the value of resistance of the second wire. ठीक है, देखो यार मैंने क्या बोला, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ये फॉर्मूला रट लें, हमेशा के लिए याद कर लें। हमें फर्स्ट इक्वेशन में दिया है R1, कंडक्टर सेम है, कंडक्टर सेम है मतलब एक चीज हमेशा याद रखो, इफ देयर इज अ सेम कंडक्टर तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगी। सिल्वर लोगे, सिल्वर की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगी, अब उससे कुछ भी बना लो, लेकिन उनका रेजिस्टिविटी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। शाह समझ रहे, चलो रेजिस्टिविटी सेम होगी, फाइन। तो R1 इज इक्वल्स टू वी नो रो L1 बाय A1, हमको पता है L1 की वैल्यू कितनी दी है, रेजिस्टेंस उसकी L ही दी है, एरिया की वैल्यू कितनी दी है, A ही दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 4 ओम दी है, ये है R1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लूँ इसको। इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है, वायर की रेजिस्टिविटी सेम है, क्यों, क्योंकि सेम मटेरियल हमने यूज किया तो रो ही होगा। L की जगह अब क्या है L बाय 2 एंड एरिया की जगह क्या है 2A, तो हम देख लेते हैं R2 विल बी इक्वल्स टू रो L की जगह अब क्या है लेंथ इसकी L बाय 2 अपॉन 2A, दैट इज दिस। इसको सॉल्व करेंगे कितना आता है 1/4 रो L बाय A। अब मेरे को एक चीज बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 की वैल्यू कितनी है, रो L बाय A, रो L बाय A की जगह मैं लिख सकता हूं R1 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 R1 इक्वल्स टू R2। R1 की वैल्यू पुट कर दो तो R2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 1 ओम। 1 ओम क्या हो गया, R2 की वैल्यू, मतलब व्हाट वी गॉट, हमें दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई जब वायर की हमने लेंथ आधी कर दी और क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया। एट दैट टाइम व्हाट वी गॉट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1 ओम। समझ में आया, हमने सिंपल सी इक्वेशन पुट कर दी, इक्वेशन में सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी थी। R1 इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ये हमको फॉर्मूला पता है, लेंथ दी है L, एरिया दिया है A और उसकी रेजिस्टिविटी लेट हमने ले ली रो, हमें नहीं पता क्या है तो हमने रो दे दी, इक्वल्स टू 4 ओम, दिस इज इक्वल्स टू R1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में उसने कहा सेम मटेरियल यूज किया है, मींस यहां भी रो यहां भी रो, लेंथ लेकिन आधी कर दी L बाय 2, एरिया जो है डबल कर दिया 2A। इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल गेट 1/4 रो L बाय A। रो L बाय A क्या था, R1 था, और R1 की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, कितनी आई 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, हमारा आंसर आ गया 1 ओम। गेटिंग बेटा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चीज का है वो हम करेंगे, वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेजिस्टर्स या ऑफ रेजिस्टर्स, इसका मतलब यह है एक ही सर्किट में अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स लगे हों, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हों, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पूरे के पूरे सर्किट का। भाई एक मैंने लेट से सर्किट ले लिया, ये है, वन ओम का ये, 1 ओम का ये है और हमें 4 वोल्ट की बैटरी दी है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब बोलोगे भाई ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो दो लगे हुए हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसके बदले इसका निकालना होगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमें 2 तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने होते हैं, मतलब व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट वी शुड नो दैट हाउ दोज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, कैसे वो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड है सीरीज में या वो कनेक्टेड है पैरेलल में। मैंने प्रीवियस वीडियो में, पिछला वीडियो आप देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है,
अगर आपको सीरीज कनेक्शन है तो पता कैसे करते हैं कि दो लोग सीरीज कनेक्टेड हैं, दो रजिस्टर सीरीज कनेक्टेड है? इसके लिए सबसे सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई थी, इफ वी आर डूइंग हैंड शेकिंग, अगर हम हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से तो एक हाथ हमारा आपसे मिलेगा, दूसरा हैंड सामने वाला अपना देगा, मेरा एक हैंड फ्री है, उसका भी एक हैंड फ्री है, हमने एक हैंड किया है कनेक्ट और दूसरा हैंड फ्री है, मतलब हर सर्किट में, हर कंपोनेंट में दो टर्मिनल होते हैं, जिसका एक टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल बाहर है। इसका मतलब होता है दे आर कनेक्टेड सीरीज या सीरियली। ये देखें दो रजिस्टर, इसका एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, इसका भी एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। इन दोनों के एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है, दूसरे टर्मिनल बैटरी में कनेक्टेड है, मतलब खुले हैं, इन दोनों से कनेक्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड सीरीज या सीरियली। अब दो जब भी रजिस्टर या दो कंपोनेंट रजिस्टर के अगर सीरीज में लगे होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट होता है। आर इक्विवेलेंट क्या है? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होता है जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं सबको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सबको सीरियली ऐड कर दो। गेटिंग? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेट से R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 जितने हो, जैसे दो रेजिस्टेंस यहां पर है तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 जिसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 इज 2 आ गया R इक्विवेलेंट, मतलब यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम। अब 2 ओम आ गई, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR, हमको निकालनी है I की वैल्यू, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R 4/2 2 एम्पियर। व्हाट वी गॉट? I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पे I की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। समझ में आया? अब इसके बाद ये तो था हमारा सीरीज कनेक्शन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? तो देखें, मैंने बताया अगर हम हैंड शेकिंग कर रहे हैं तो एक हैंड कनेक्टेड है, लेकिन अगर भाई हम एक गेम खेलते हैं, वो बचपन में खेलते थे पोसम भाई और पोसम भाई, 100 रुपए की घड़ी चुड़ाई, ऐसा कुछ था, आई एम फॉरगेटिंग, तो उसमें दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मैंने एक हाथ उसके एक हाथ से पकड़ा, दूसरा हाथ दूसरे हाथ से पकड़ा, तो हमारे दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। मतलब अगर मैं एक सर्किट लेता हूं, this is circuit 10 volt 4 ohm and 4 ohm, 4 ओम के दो रजिस्टर हैं। अब देखें इसके दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल है, इसके दो टर्मिनल, एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये, दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, इनको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। एट द टाइम ऑफ पैरेलल कनेक्शन हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डैश 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 डैश। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलली आप कनेक्ट कर दो। यहाँ पे दो लगे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व करें। इसको अगर दो ही रेजिस्टर हमेशा रहते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए एक नई ट्रिक है, देख लें। इसको बाकी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाता है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। यहीं और सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला जो है दो रेजिस्टेंस के लिए कारगर होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। R इक्विवेलेंट R1 R2 कितना दिया? 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 कितना आता है? 4 4 16 अपॉन 4 2 8, मतलब 4 प्लस 4 इज 8। सॉल्व आउट करते हैं 2 ओम, मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सबको इसका पूरा सर्किट अलग होके अब हमारा नर सर्किट बनेगा, वो ये ऐसा होगा। टेन वोल्ट, 2 एम्पियर 10 वोल्ट। इसको सॉल्व कर देते हैं तो V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V अपॉन सेम थिंग दैट इज R, जिसकी वैल्यू आ गई 10/2 दैट इज 5 एम्पियर I। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। दो कनेक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। इन सीरीज कनेक्शन व्हाट वी यूज्ड टू डू, जब दोनों कनेक्टेड हो सीरियली, एक टर्मिनल जुड़ा हो दूसरा टर्मिनल फ्री हो, दैट टाइम R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है जितने भी रेजिस्टर सीरियली कनेक्टेड है सबको जोड़ दिया जाए।
जब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन में हमारे दो टर्मिनल दूसरे के दो टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे। एट दैट टाइम 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी कनेक्टेड है सबको 1/1/1 लिखते जाएं। समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस हम करते हैं जिसमें दोनों ही चीजें मतलब सीरियल कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों कनेक्शन हम इसमें देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, इट्स अ सर्किट गिवन इन द क्वेश्चन। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, सिंपल सी बात है। एक सर्किट है जिसकी बैटरी आपको दी है 12 वोल्ट की। R1, R2, R3, R4, R5 रजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड हैं। दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है R1 एंड R2, तीन रजिस्टर फिर पैरेलल में कनेक्टेड है R1, R3, R4, R5। बीच में एक एमीटर लगा है। एमीटर किस लिए यूज होता है हमने पहले ही देखा था। एमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट। उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालने के लिए करना है। And what we have to find? We have to find total resistance across the circuit and total current across the voltage. ठीक है, टोटल करंट कितना इस सर्किट में फ्लो हो रहा है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूं। गेटिंग? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? लेट से इस पूरे को मैं नाम दे दे रहा हूं R6 और इस पूरे का नाम दे दे रहा हूं मैं R7। ठीक है, तो R6 कितना होगा बेटा? R6 will be equals to what? They are connected serially, तो R6 नहीं होगा। तो सीरियल कनेक्शन की बात करते हो तो मैंने आपको क्या बताया था? 1/R6 equals to 1/R1 plus 1/R2 will be equals to 1/10 plus 1/40, जिससे वैल्यू हो जाएगी R6 equals to 1/R6 equals to एलसीएम लेते हैं इनका तो कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इनका? 40, 10 डिवाइडेड बाय 40 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 गिव्स यू 5/40। तो यहां से R6 आ गया हमारा कितना है, यहीं पे लिख दे रहा हूं R6 विल बी इक्वल्स टू 8 ओम। मतलब ये R6 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 ओम। रेडी? अब मैं सॉल्व करता हूं R7। तो 1/R7 इक्वल्स टू, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरियली पैरेलली। Getting? कितना आएगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, जिसकी वैल्यू आ जाती है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, जिसका एलसीएम होगा 60। 30 20 60 एलसीएम 60। 30 2 जा 2 पर 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया? 6/60, जिसका मतलब आ गया 1/10। तो इधर से कितना आ गया? R7 विल बी इक्वल्स टू 10 ओम। हमको पता है ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। अब इसका नया डायग्राम कैसे बनेगा? वी विल मेक द न्यू डायग्राम ऑफ दिस। ये है R6 जिसकी वैल्यू 8 ओम है, ये है R7 जिसकी वैल्यू 10 ओम है। ये तो एमीटर है, एमीटर मतलब लगा है। अब देखें इस रेजिस्टर का एक टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी से, दूसरा टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो, इसका दूसरा टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड, मींस दीज टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सीरियली। देन व्हाट विल गेट? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना होगा? R6 प्लस R7 विच इज 8 प्लस 10 दैट इज 18 ओम। कोई डाउट नहीं है। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V की वैल्यू दी है 12 वोल्ट एंड R दिया हुआ है आपका 18। इसको सॉल्व करो, 3 4 जा 3 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2/3 is the answer of this particular question। इसको और अगर सॉल्व करना है तो 0. कितना आएगा? 0.66 एम्पियर इज I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। गुडिंग? मैंने क्या किया? मैंने सिंपल सी बात है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करने के लिए पहले देखा कितने कनेक्टेड है सीरियली, कितने कनेक्टेड है पैरेलली। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करके हमें एक R इक्विवेलेंट R6 आया 8 ओम का। इसको सॉल्व किया तो इसका R इक्विवेलेंट आया R7 जिसकी वैल्यू थी 10 ओम।
गेटिंग। अब हमको पता है ये और ये कैसे कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट दोनों कनेक्टेड है सीरियली। जब सीरियली कनेक्टेड है तो दोनों को एड अप कर देते हैं, सम अप करेंगे तो दोनों का आंसर आएगा कितना 18 आ गया। हमको V पता है, हम I निकाल लेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, द वैल्यू ऑफ दिस 0.66 एम्पियर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। ये हमारा था पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिफोर एंडिंग और रैपिंग अप विद दिस सेशन, आई वुड लाइक टू आस्क यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में जो हमारा होगा पार्ट 3 में आपको समझाऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड पावर क्या होता है वो, और उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के। थैंक यू।